ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को उद्योग के रूप में नहीं बल्कि इसे एक अवसर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता जताई। भारत नेपाल की सीमा आम लोगों के लिए खोली गई। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 1.5 वर्ष से बंद थी सीमाएं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल सीतामढ़ी, कटिहार और बांका समेत 34 जिलों के 692 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। और चुनाव आयोग ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की। 30 अक्टूबर को होगा मतदान। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को उद्योग के रूप में नहीं बल्कि इसे एक अवसर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि से संबंधित बुनियादी बातों के बीच संतुलन बनाने और भविष्य में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कहा कि नई पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीजों की ऐसी किस्म तैयार करनी होगी जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। इन किस्मों से कुपोषण की समस्या के उन्मूलन और फसलों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया। इस स्थिति को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से समानांतर कृषि का विकास अनिवार्य है। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को 11 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं ताकि वे अपनी भूमि सुरक्षित रख सकें। सरकार ने कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की हैं और 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में बाढ़, शीतलहर और भीषण गर्मी में लू की चपेट में आने से होने वाली मौतों के आंकड़े को 0 पर लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही। आज 17 साल की जर्नी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमने काफी बड़ी मंजिल काटकर आज यहाँ पर खड़े हैं, मगर आगे देखते हैं तो बहुत बड़ा रास्ता काटना भी बाकी है। अभी संतुष्ट होने के स्टेज पर हम नहीं पहुंचे हैं। मेरा मानना है आपदा प्रबंधन का तंत्र देश में इस प्रकार से होना चाहिए कि कितनी भी घोर आपदा हो, एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का तंत्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सामने यही लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के 350 जिलों में आपदा मित्र स्वयंसेवकों की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 1.5 वर्ष से बंद भारत नेपाल सीमा खोल दी गई है।
नेपाल सरकार ने एक सप्ताह पूर्व कैबिनेट की बैठक में सीमाओं को खोलने का फैसला किया था। एसएसबी के पटना स्थित सीमा मुख्यालय कार्यालय के आईजी पंकज कुमार दराद ने बताया कि अब दोनों देशों के बीच आने जाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्वी चंपारण और बांका समेत 34 जिलों के 48 प्रखंडों के 692 पंचायतों में सुबह 7 बजे से मतदान होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान की समय सीमा शाम 4 बजे तक, जबकि अन्य क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक निर्धारित है। मतों की गिनती 1 और 2 अक्टूबर को की जाएगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए 6,543 भवनों में 9,686 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्धारित समय से पहले मतदान केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। इसके लिए तकनीकी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। चिन्हित मतदान केंद्रों से पूरी प्रक्रिया की वेबकास्टिंग की जाएगी। आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-7243 जारी किया है। इस नंबर पर चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत की जा सकती है। इसके साथ ही आयोग के ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। समाचार कक्ष से मैं कामिनी ठाकुर। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 76,279 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 40,168 महिला और 36,111 पुरुष उम्मीदवार हैं। इस चरण में 3,402 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 319 पदों के लिए एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इन सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 नवंबर को होगी। 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन का काम भी शुरू हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित है। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 16 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। गौरतलब है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू से विधायक रहे मेवालाल चौधरी की इस वर्ष 19 अप्रैल को मौत हो गई थी, जबकि कुशेश्वर स्थान से जदयू विधायक शशिभूषण हजारी का 1 जुलाई को निधन हो गया था। इन दोनों के निधन के कारण इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पार्टी की नई टीम की घोषणा की है। केसी त्यागी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, जबकि उपेंद्र कुशवाहा संसदीय दल के अध्यक्ष बने रहेंगे। सांसद आलोक कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। सांसद रामनाथ ठाकुर पार्टी के महासचिव होंगे। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कन्हैया कुमार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव हार गए थे। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने भागलपुर जिले के शाख अंचल के राजस्व कर्मचारी अभिनंदन प्रसाद सिंह को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मचारी अपने आवास पर शिकायतकर्ता से जमीन के दाखिल खारिज के एवज में रिश्वत ले रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने जमालपुर रेल कारखाना के तत्कालीन सीनियर सेक्शन इंजीनियर चंदेश्वर यादव की 3 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। रेलवे का स्क्रैप बेचने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 87 करोड़ को पार कर गया है। कोविन पोर्टल के अनुसार अब तक 87 करोड़ 57 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 40 लाख 47 हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 6 लाख 72 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टर एसएन कुरील ने कहा कि यदि देश के 1/3 युवाओं का टीकाकरण हो जाए तो कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है।
जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उसका अगर हम 70% भी वैक्सीनेट कर ले गए दिसंबर से पहले तो कोरोना की तीसरी लहर को डेफिनेटली रोका जाता। और यही नहीं, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी जो बच्चों को घर पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कुछ दिनों में ही जल्दी बच्चों के लिए सुरक्षित वैक्सीन भी आ जाएगी तो तब सारे बच्चों को वैक्सीनेट करना ही एक अच्छा विकल्प होगा। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 56 रह गई है। इनमें सबसे अधिक 16 मामले मधुबनी जिले से हैं। 22 जिलों में कोविड का एक भी मामला नहीं बचा है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.66% है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए टोल फ्री नम्बर 14567 जारी किया है। इस हेल्पलाइन नम्बर पर बुजुर्ग अपने पेंशन से जुड़े मुद्दों, कानूनी मुद्दों और दुर्व्यवहार जैसे मामलों पर सलाह ले सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। आज चेहल्लुम है। करबला की जंग में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन सहित 72 लोगों की शहादत की याद में मुहर्रम के 40 दिनों बाद चेहल्लुम मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें सत्य और न्याय के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा कि चेहल्लुम से प्रेरणा लेकर नफरत के खिलाफ इंसाफ, सच्चाई, भलाई और हक के परचम को बुलंद रखने का संकल्प लेना चाहिए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर तथा शेष कुछ हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वायुमंडल में नमी की उपलब्धता की वजह से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों पर तथा दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है एवं पूरे प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन की चेतावनी है। पटना जिले के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास पर एक तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित पवई पीरगंज के पास पुलिस ने एक पिकअप वैन से 1100 लीटर शराब बरामद की है। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना में पदस्थापित दारोगा राम प्रवेश राय को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित दारोगा का घूस मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को उद्योग के रूप में नहीं बल्कि इसे एक अवसर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता जताई। भारत नेपाल की सीमा आम लोगों के लिए खोली गई। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 1.5 वर्ष से बंद थी सीमाएं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल सीतामढ़ी, कटिहार और बांका समेत 34 जिलों के 692 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। और चुनाव आयोग ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की। 30 अक्टूबर को होगा मतदान। आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।